सादगी, ईमानदारी और देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का जज्बा। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की असली कहानी है। तो आज हम उन्हीं की इस कमाल के प्रेरणा देने वाली कहानी को जरा और करीब से जानेंगे। ये सवाल ही अपने आप में कितना कुछ कह जाता है ना? जरा सोचिए, साल था 1965, देश पाकिस्तान के साथ एक मुश्किल जंग लड़ रहा था। और उस देश को लीड कौन कर रहा था? एक ऐसा इंसान जिसके पास कहने को कोई निजी संपत्ति तक नहीं थी। तो आखिर इतना फौलादी इरादों वाला ये इंसान बना कैसे? कहां से शुरू हुआ उनका ये सफर? चलिए देखते हैं। और हाँ, यही वो नेता थे जिन्होंने देश को ये नारा दिया जो आज भी हमारी रगों में दौड़ता है। लेकिन देखिए, जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं था। नहीं, ये शास्त्री जी की बहुत गहरी सोच थी, एक स्ट्रैटेजी थी। ये भारत के दो सबसे बड़े पिलर्स, हमारे सोल्जर्स और हमारे किसान, दोनों को सम्मान देने और उन्हें एक साथ देश के सेंटर में खड़ा करने का एक जबरदस्त संकल्प था। तो शास्त्री जी का ये जो फौलादी कैरेक्टर था, ये जो अटूट संकल्प था, वो असल में उनके बचपन के संघर्षों की आग में ही तपा था। तो कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक बेहद आम से परिवार में उनका जन्म हुआ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो सिर्फ 1.5 साल के थे, उनके पिताजी नहीं रहे और पूरे परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन हाँ, संस्कार बहुत ऊंचे थे। आप बस कल्पना कीजिए, आज हम छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, और वहां एक छोटा सा बच्चा था जो सिर्फ पढ़ने के लिए हर रोज अपनी किताबें सिर पर रखकर एक पूरी नदी तैरकर पार करता था। क्यों? क्योंकि उसके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। यही वो जिद थी, यही वो संघर्ष था जिसने उन्हें आगे चलकर इतना मजबूत नेता बनाया। बचपन की इसी तपिश ने उनके अंदर वो सिद्धांत, वो वैल्यूज गढ़ी जिनसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कभी कोई समझौता नहीं किया। और उनका पॉलिटिकल करियर इन्हीं सिद्धांतों की एक जीती जागती मिसाल है। जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आवाज दी, तो शास्त्री जी सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन उनके दिल में देश प्रेम की आग ऐसी जली कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सीधे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और देखिए, उसी दौर में उन्होंने जाति व्यवस्था पर चोट करते हुए अपने नाम से अपना सरनेम श्रीवास्तव हटा दिया और काशी विद्यापीठ से मिली शास्त्री की उपाधि को हमेशा के लिए अपना लिया। और उनकी सादगी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? उनकी खुद की शादी। 1928 का जमाना था, जब दहेज लेना देना शान की बात समझी जाती थी। उस वक्त उन्होंने दहेज में सोना, चांदी, कोई भी कीमती चीज लेने से साफ इनकार कर दिया। जानते हैं उनकी मांग क्या थी? बस एक चरखा और कुछ मीटर खादी का कपड़ा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये समाज की बुराइयों के खिलाफ एक बहुत शांत लेकिन दमदार आवाज थी। आजादी के बाद जब उन्हें मंत्री पद मिले, तब भी वो जमीन से जुड़े रहे। जब वो यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, तो उन्होंने महिलाओं को बस कंडक्टर के तौर पे अपॉइंट किया। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा, कितना प्रोग्रेसिव कदम था। और फिर 1956 का वो किस्सा, जब वो देश के रेल मंत्री थे। एक बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई। देखिए, सीधे तौर पर उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज की राजनीति में क्या कोई ऐसा करने की सोच भी सकता है? उनकी यही ईमानदारी, यही सादगी और यही नैतिक हिम्मत थी जो उन्हें देश के सबसे बड़े पद तक ले गई। अब शुरू होता है उनकी कहानी का वो हिस्सा जहां वो एक नेता से सही मायनों में एक राष्ट्रनायक बने। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ, तो देश के सामने एक बड़ा सवाल था, अब कौन? तब सबकी नज़रें इस शांत, सरल और ईमानदार शख्सियत पर टिकीं और उन्हें ही प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। प्रधानमंत्री बनते ही उनके सामने दोहरी चुनौती आ खड़ी हुई। एक तरफ 1965 में पाकिस्तान से युद्ध और दूसरी तरफ देश में अनाज की भयानक कमी। इन्हीं मुश्किल हालात में उन्होंने ये नारा दिया। ये सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए नहीं था, ये देश के किसानों को एक मैसेज था कि सरहद पर देश की सुरक्षा जितनी जवानों पर निर्भर है, उतनी ही देश के अंदर लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और इसी एक नारे ने भारत में आगे चलकर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति यानी ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव रख दी। और वो ऐसे लीडर नहीं थे जो सिर्फ भाषण देते थे, वो जो कहते थे पहले खुद करते थे। जब देश में अनाज का संकट आया, तो उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखें। लेकिन ये अपील करने से पहले उन्होंने इसे अपने घर पर प्रधानमंत्री निवास में लागू किया। उनका पूरा परिवार हर सोमवार को व्रत रखता था।
जब लोगों ने ये देखा कि देश का प्रधानमंत्री खुद भूखा रह रहा है, तो ये अपील एक नेशनल मूवमेंट बन गई। इसे कहते हैं असली लीडरशिप। युद्ध खत्म हुआ और फिर शांति समझौते के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए। लेकिन वहां जो हुआ वो भारतीय इतिहास का एक ऐसा रहस्यमयी और दुखद चैप्टर बन गया जिस पर से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया। युद्ध के बाद ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन समझौते पर दस्तखत करने के बस कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी 1966 की उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? ऑफिशियली तो यही कहा गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन कई ऐसी बातें थीं जो किसी के गले नहीं उतरीं। समझौते के बाद वो बिल्कुल ठीक थे। कहा जाता है कि उनका शरीर नीला पड़ गया था। उनके परिवार ने भी शक जताया, लेकिन भारत में उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। तो क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में इसका जवाब ढूंढ रहा है। उनकी मौत भले ही एक मिस्ट्री हो, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। उनकी सादगी, उनकी जबरदस्त ईमानदारी और देश के लिए उनका निस्वार्थ प्रेम आज भी पब्लिक लाइफ के लिए एक गोल्डन स्टैंडर्ड है। एक ऐसा पैमाना है जिस पर हर नेता को खरा उतरना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी, बहुत सिंपल बात याद दिलाती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि महानता किसी बड़े पद या बहुत सारे पैसे से नहीं आती। महानता आती है आपके कैरेक्टर से, आपके सिद्धांतों से। उन्होंने दिखाया कि एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी अपने उसूलों और देश प्रेम के दम पर एक ऐसा असाधारण इतिहास लिख सकता है जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हमेशा रोशनी दिखाता रहेगा।